कौन देता है उम्र भर का साथ, कौन देता है उम्र भर का साथ, लोग तो जनाजे में भी कंधे बदलते हैं। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कल से पढ़ते आ रहे हैं संथाल जनजाति के बारे में, और हम लोगों ने वादा किया है कि एक विस्तृत चैप्टर को लेकर के, झारखंड जीएस के संपूर्ण क्लासेस को लेकर के और झारखंड जीएस के संपूर्ण टॉपिक को लेकर के हम लोग समाप्त करेंगे इस चैनल पर। आप ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें। आज उसी कड़ी में हम संथाल जनजाति के शासन व्यवस्था को पढ़ने जा रहे हैं, जो फुल्ली जेपीएससी बेसिस तो होता ही है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे कठिन कठिन शब्द हैं जिनका आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछ देगा, किसी भी एग्ज़ाम में इसका अर्थ पूछ दिया जाता है, और जनजातियों से संबंधित अर्थ को याद रखने में मैं आपकी सहायता करूंगा। आइए जानते हैं संथाल जनजाति के शासन व्यवस्था के बारे में, जिसे दोस्तों मांझी परगना शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। आइए जानते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले अगर हम जानें कि मांझी परगना शासन व्यवस्था क्या है, तो ये संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है जिसे सौरिया पहाड़िया जनजाति से लिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कि संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति से लिया गया है, तो सौरिया पहाड़िया जनजाति से लिया गया है दोस्तों, है ना। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, नोटेबल थिंग्स है आपको कि मांझी परगना शासन व्यवस्था को यूल रूल्स के अनुसार 1856, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूल रूल्स के अनुसार 1856 में मान्यता प्राप्त की गई दी गई कि आप क्या हैं कि मांझी शासन व्यवस्था जो है या मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है एक तरह से लीगल हो जाएगा 1856 से, है ना। पहले इलीगल था, पहले लोग आदिवासी समाज में, संथाल जनजाति के समाज में ही, सौरिया पहाड़िया के जनजाति के समाज में ही, है ना, खुद से अपना जनजाति को चलाते थे। लेकिन 1856 में जब यूल रूल्स का नियम आया तो उसके तहत संथाल परगना जनजाति, संथाल जो जनजाति है उसकी मांझी परगना शासन व्यवस्था को क्या कर दिया गया, मान्यता प्रदान कर दिया गया कि ये अब लीगल है, इस पर सरकार का भी संरक्षण प्राप्त होगा। आइए जानते हैं कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में, आप मेरी बातों को माने तो आप तैयारी करने के दौरान इसका नोट्स खुद से बनाया करें, ताकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे। अपना बनाया हुआ नोट्स भी बहुत कारगर होता है दोस्तों, है ना। किसी दूसरे का नोट्स उतना कारगर नहीं होता है। अगर हम नोट्स दे भी दे तो आप उसको रख दीजिएगा ताखा पर और उसके बाद सूझ जाइएगा पाखा पर, है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना, ध्यान में रखिए कि आप नोट्स खुद से बनाएं। आइए जानते हैं हम कि संथाल परगना जनजाति के बारे में जानते हैं। तो संथाल परगना जनजाति से संबंधित हम लोगों ने कुछ पॉइंट को लिखा और उसके बाद कुछ कुछ पॉइंट है यहाँ पर जिसको हम लोगों ने अलग करके लिखा है, जो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल सकता है और बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं है ना, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता है दोस्तों, है ना। इसी विचार को रखे हुए हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, बस आपका समर्थन अपेक्षित है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में एक गांव का जो प्रमुख होता है, अगर हम एक गांव के स्तर से लेकर चलें तो एक गांव का जो प्रमुख होता है, जैसे कि मान के चलिए कि एक गांव है, एक गांव का जो प्रमुख होगा, जो प्रधान होगा, जिसके पास सारी के सारी न्यायिक सुविधा, सारी के सारी न्यायिक अधिकार, सारे के सारे प्रशासनिक अधिकार होते हैं, वो मांझी कहलाता है। ये गांव का प्रधान होता है, लगान सहित प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार इसके पास होते हैं। यानी आप समझिए इस बात को, है ना, कि लगान तो यही वसूलेगा, लगान तो वसूलने का अधिकार इसी का है ना, लेकिन इसके पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। न्यायिक का मतलब फैसला सुनाने का अधिकार और प्रशासनिक का मतलब किसी भी कानून को लागू करने का अधिकार या अपना फैसला देने का अधिकार इस मांझी के पास होता है एक गांव के स्तर पर। आप समझ लीजिए कि आज के समय में एक गांव का मुखिया जो हुआ एक तरह से यही है ना, मुखिया सरपंच मिला के, क्योंकि सरपंच को न्यायिक अधिकार होता है और मुखिया को क्या होता है, प्रशासनिक अधिकार होता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसके पास दोनों है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना, कि लगान सहित सारे प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार इसी के पास होते हैं। जैसे अगर प्रशासनिक अधिकारों में हम बोलें तो देखिए, जैसे किसी झगड़ा का निपटाना हुआ, किसी के बीच में जमीन का विवाद हुआ तो उसको निपटाना हुआ, किसी के बीच में मारपीट हुआ, है ना, या तो फिर दंगे फसाद हो गए गांव के अंदर तो उसको निपटाना हुआ, तो वो मांझी ही करता है दोस्तों, है ना।
इसके बाद आता है जोग मांझी। जोग मांझी जो होता है वो जोग मांझी का सहायक कहलाता है। ये इसका काम क्या होता है यहाँ पर देखिएगा, ये गांव के लोगों पर निगाह रखता है। जन्म तथा विवाह से संबंधित जो निर्णय लेने का अधिकार है या जन्म तथा विवाह से संबंधित जो एक तरह से पंजीकरण करने का अधिकार है वो जोग मांझी के पास ही होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको याद रखना है कि मांझी का सहायक कौन होता है, जोग मांझी होता है। और जोग मांझी का ये अधिकार होता है कि वो गांव के लोगों पर निगाह रखे कि किस प्रकार से गांव के लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और किस प्रकार से गाँव के लोग अपनी सुलभता को बनाए या दिक्कत है उनको या परेशानी है उनको, इस बात से क्या करवाता है, अवगत करवाता है जोग मांझी। और जन्म तथा विवाह का जो पंजीकरण है, किसका विवाह कब हुआ, किसके साथ हुआ, कितना में हुआ, है ना, किसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका लेखा जोखा कौन रखता है दोस्तों, जोग मांझी रखता है ना। एक तरह से समझ लीजिए कि चंद्रगुप्त साहब हैं, सब का सब एकदम लेखा जोखा यही रखेंगे, डायरी पूरा बनाए हुए रहते हैं, जोग मांझी इसका लेखा जोखा करते हैं, है ना। उसके बाद अगर बात करें तो प्रमाणिक आते हैं। प्रमाणिक से आपको समझना है कि इनको उपमांझी भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। इनको क्या कहा जाता है, उपमांझी भी कहा जाता है। मांझी की अनुपस्थिति में ये मांझी के सारे कार्य को संपादित करते हैं, यानी जोग मांझी, है ना, मांझी के अनुपस्थिति में मांझी के जो कार्य होते हैं उसको आंशिक रूप से कौन संपन्न करते हैं, तो ये प्रमाणिक ही करते हैं, ध्यान में रखना है आपको। देखिए इसको थोड़ा सा लिखना चाहिए हमको ऊपर में, लेकिन खैर यहीं पर आप समझ लीजिए कि इसके बाद देश मांझी का आप कंसेप्ट समझिए कि देश मांझी क्या होता है। ये मांझी से बड़ा होता है और देश मांझी जो होते हैं वो 5 से 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 से 8 गांवों के प्रमुख होते हैं जो देश मांझी, और ये मांझी के द्वारा अनसुलझे मामले को देखते हैं। जैसे कि आप समझिए कि हमारे देश में जिला न्यायालय है, उच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय है। अगर जिला न्यायालय के फैसले से कोई संतुष्ट नहीं है या जिला न्यायालय जिस फैसले को नहीं सुलझा सकता है उसके लिए हम अपील करते हैं कि नहीं उच्च न्यायालय में, तो समझ लीजिए कि ये जो देश मांझी है ना, ये उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है ना। ये 5 से 8 गांवों का प्रमुख होता है मांझी परगना शासन व्यवस्था में, और 5 से 8 गांवों का प्रमुख होता है, और ये मांझी के अनसुलझे मामलों को सुलझाता है जिसको मांझी नहीं सुलझा सकता है ना। एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना है आपको कि मांझी को सारे प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन हत्या पर इसको फैसला देने का अधिकार नहीं होता है। अगर हत्या हुआ है तो फिर प्रशासन उसमें क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी, मांझी उसको नहीं सुलझा सकता है, ध्यान में रखना है आपको, है ना। तो ये देश मांझी क्या होते हैं, 5 से 8 गांवों के प्रमुख होते हैं और ये मांझी के अनसुलझे मामले को खत्म करते हैं। परगनैत का अगर बात करें तो ये समझ लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर है ना। संथाल परगना संथाल जनजाति के मांझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों, है ना, मांझी परगना शासन के अंतर्गत ये सबसे बड़ा पद होता है, और परगना का जो परगनैत होता है ये परगना का प्रमुख होता है। किसका प्रमुख होता है, परगना का प्रमुख होता है। परगना किसको कहते हैं भाई, तो परगना 15 से 20 गांवों को मिलाकर परगना कहा जाता है, जिसका प्रमुख कौन होता है, परगनैत। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करते चलिए, है ना। जैसे मांझी का सहायक कौन हुआ, जोग मांझी। उपमांझी के नाम से किसको जानता है, प्रमाणिक के नाम से जानते हैं उपमांझी के नाम से। देश मांझी किसको कहें, 5 से 8 गांवों के प्रमुख को देश मांझी कहा जाता है ना। और परगनैत किसको कहें, तो 15 से 20 गांवों के प्रमुख को परगनैत कहा जाता है ना। परगनैत सबसे बड़ा पद होता है मांझी परगना शासन व्यवस्था में, और परगना का प्रमुख होता है परगनैत। जो देश मांझी से नहीं सुलझता है और जो मांझी से नहीं सुलझता है उसकी शासन व्यवस्था को, यानी कि उसकी अनसुलझे तथ्य को कौन सुलझाता है, उस पर फैसला कौन देता है, परगनैत। और एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि अगर 2 गांवों के बीच अगर झगड़ा होता है तो उसको सुलझाने का अधिकार ना तो देश मांझी के पास है ना ही मांझी के पास है। इसको सुलझाने का अधिकार ये स्वतः ही किसके पास चला जाएगा, ये केस परगनैत के पास चला जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की ये चर्चा हो रही है ना, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है, अगर आप याद करें तो सबसे छोटका वाला मांझी, उससे बड़का वाला देश मांझी और सबसे बड़का वाला परगनैत, है ना। मांझी, देश मांझी, परगनैत। आपको याद रखना है कि सबसे छोटका मांझी, उसके बाद देश मांझी, उसके बाद मांझी परगनैत। मांझी, देश मांझी, परगनैत, मांझी, देश मांझी, परगनैत, आपको याद रखना है ना। कभी भी इस चीज़ को भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से सबसे बड़े पद को छाटिए, तो सबसे बड़ा पद आपका परगनैत हो जाएगा दोस्तों, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए संथाल परगना
संथालों के शासन व्यवस्था के अंतर्गत, जिसे हम लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था कह रहे हैं, उसके अंतर्गत कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं। उन महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम जानेंगे। जैसे कि देखिए, भगदो प्रजा। भगदो प्रजा किसको कहते हैं? ये भगदो प्रजा वरिष्ठ नागरिकों की संस्था होती है ना, जो सलाह देते हैं मांझी को कि आपको किस प्रकार से करना चाहिए। इनके अनुभवों को लिया जाता है। जब फैसला सुनाया जाता है तो 2-4 वरिष्ठ नागरिक, जो गांव के वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके अनुभवों को लिया जाता है। यानी कि वरिष्ठ नागरिकों की संस्था को क्या कहते हैं? लोगों की संस्था को भगदो प्रजा। गुड़ैत क्या होता है? समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये पूछा गया क्वेश्चन है कि गुड़ैत क्या होता है। तो गुड़ैत जो होता है ना, वो मांझी का सचिव कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड़ैत क्या है? मांझी का सचिव है। ये क्या करता है? ये गांव तक मांझी की सूचना को पहुंचाता है। यानी कि आप समझिए कि मांझी ने किसी प्रकार का फैसला किया कि मान लीजिए कि सरहुल का पर्व अभी मनाना है, सपोज कीजिए कि आज अखड़ा में जमा होना है, सपोज कीजिए कि आज शरणा स्थल में जमा होना है ना, तो गुड़ैत ही है जो मांझी के फैसले को गांव के सभी लोगों तक पहुंचाएगा। यानी कि मांझी के सचिव के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में गुड़ैत काम करता है, या इसको गुड़ाइत भी कहते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना है आपको, गुड़ाइत भी कहते हैं। लासेर टंगाए, ध्यान दीजिएगा, लासेर टंगाए, ये गांव का प्रहरी होता है। यानी गांव को बाहरी आक्रमण से ये बचाता है, गांव का प्रहरी होता है। यानी कि समझ लीजिए कि ये BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। समझ में आ रहा है आपको? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि गांव के ये सीमा पर तैनात होते हैं। गांव पर बाहरी आक्रमण से ये क्या करते थे? बचाव करते थे। बात करें चौकीदार का, तो एक तरह से कह लीजिए कि इसका काम पुलिस के बराबर का होता है, दरोगा के बराबर का होता है। ये मांझी के आदेश पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। नायके का बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, नायके संथाल जनजाति के लोगों का धार्मिक प्रधान होते हैं, धार्मिक प्रमुख होते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का धार्मिक क्रियाकलाप हो, सरहुल हो, और भी कुछ हो, है ना, सोहराय पर्व हो, जितने भी पर्व को क्रियान्वित करते हैं वो नायके ही करते हैं। एक आता है कुड़ुम नायके का, या इनको कुड़ाम नायके भी बोला जाता है। देखिए, नायके जो हुए वो गाँव के अंदर देवी देवताओं की पूजा करवाएंगे, है ना, लेकिन कुड़ुम नायके क्या होते हैं? गांव के बाहर के जो देवी देवता हैं उनकी पूजा कौन करते हैं? कुड़ुम नायके या कुड़ाम नायके इनको कहा जाता है। लोबिर सेंद्रा, है ना, लोबिर सेंद्रा, ये संथाल जनजाति के सबसे बड़े न्यायिक संस्था है, सबसे सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। पूछा गया क्वेश्चन है लोबिर सेंद्रा क्या है, तो ये न्यायिक संस्था होती है एक, जो सबसे बड़ी न्यायिक संस्था कहलाती है संथाल जनजाति के बारे में। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेंसी सेंद्रा, ये पूछा गया था आपके 7th JPSC में। 7th JPSC 19 तारीख को पूछा गया था दोस्तों, है ना, कि 7th JPSC में इसी क्वेश्चन को पूछा गया था कि बेंसी सेंद्रा क्या है। तो बेसिकली बेंसी सेंद्रा जो होता है वो शिकार परिषद होता है, शिकार करने वाले लोगों का ये परिषद होता है ना। हंटर काउंसिल इसको कहते हैं। कभी आपसे पूछे कि हंटर काउंसिल संथाल जनजाति में किसको कहते हैं, तो बेंसी सेंद्रा को हंटर काउंसिल कहते हैं दोस्तों, है ना। आज के लिए इतना ही। अब हम लोगों को कल से पढ़ना है संथाल के बाद हम लोग पढ़ेंगे उरांव जनजाति के बारे में, और उरांव जनजाति के शासन व्यवस्था को भी पढ़ेंगे, और सभी चीज़ को हम लोग कवर करते चलेंगे। अपनी ईमानदारी से मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, आपका समर्थन अपेक्षित है ताकि मैं लाइव क्लासेस आपके ले सकूँ। यदि आपको अच्छा लगता है तो धन्यवाद, दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद।